नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे गिरिराज पत्रिका, जो कि हिमाचल प्रदेश की साप्ताहिक पत्रिका। देखिए, गिरिराज पत्रिका डिस्कस करेंगे, हिमाचल प्रदेश की साप्ताहिक पत्रिका है और दिसंबर महीने का गिरिराज पत्रिका का ये हम पार्ट नंबर 3 जो है वो डिस्कस करेंगे। इससे पहले दिसंबर महीने के 2 पार्ट डिस्कस हो चुके हैं। नवंबर महीने के और प्रीवियस जितने भी मंथ हुए हैं उन सभी को हम डिस्कस कर चुके हैं। नवंबर महीने का कंप्लीट करके, यानी कि पूरा का पूरा जितने भी पार्ट थे उन सभी को कंपाइल करके जो है वो एक PDF आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दी गई थी। दिसंबर महीने का भी हम वैसे ही प्रोवाइड आपको करवा देंगे। अभी हम क्वेश्चन नंबर 1 से जो है डिस्कशन को स्टार्ट करेंगे। बोलते हैं, रिसेंटली हिमाचल प्रदेश फर्स्ट रेजिडेंशियल स्कूल फॉर स्पेशली एबल्ड चिल्ड्रन इनॉग्रेटेड एट। तो बोलते हैं कि अभी हाल फिलहाल में हिमाचल प्रदेश में विशेष रूप से सक्षम बच्चों के लिए पहला आवासीय स्कूल जो है वो इसका उद्घाटन किया गया है। ये कहाँ पर किया गया? तो देखिए, हिमाचल प्रदेश में जो बौद्धिक रूप से दिव्यांग बच्चे आते हैं उनके लिए एक स्कूल जो है वो इनॉग्रेट किया गया है और ये स्कूल जो है वो आवासीय यानी कि रेजिडेंशियल स्कूल रहने वाला है। ये स्कूल इनॉग्रेट किया गया है डिस्ट्रिक्ट शिमला के हीरानगर में। हीरानगर ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा। इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी देख लेते हैं। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू, उनके द्वारा इसका इनॉग्रेशन जो है वो किया गया है। शिमला के हीरानगर में जो है वो इसका इनॉग्रेशन किया गया है। ये पहली इस तरह का पहला स्कूल है जो फर्स्ट रेजिडेंशियल स्कूल है स्पेशली एबल्ड चिल्ड्रन के लिए। ये भी ध्यान रखना है। और इसके ऊपर जो कंस्ट्रक्शन की लागत आई है वो आई है 6.67 करोड़। ठीक है। और यहाँ पर जो है वो कितने आयु वर्ग के बच्चे जो हैं वो रखे जाएंगे, ये भी क्वेश्चन एक बन सकता है। तो यहाँ पर 6 से 18 वर्ष तक के बच्चे जो हैं वो रखे जाएंगे। जो बौद्धिक रूप से दिव्यांग होंगे बच्चे, वो 6 से 18 के बीच में अगर वेरी करते हैं, 6 साल से 18 साल के बीच में, तो उन बच्चों को यहाँ पर जो है वो एडमिशन दी जाएगी। इसके अलावा एक और बात कही गई कि ये जो दिव्यांगजन हैं, दिव्यांगजनों को उच्च शिक्षा प्रदान करने के लिए सरकार के द्वारा जो है वो एक उत्कृष्ट केंद्र भी स्थापित किया गया है। ये उत्कृष्ट केंद्र जो है वो कांडाघाट में जो है वो स्थापित किया गया है। तो ये भी ध्यान रखना है कि दिव्यांगजनों के लिए उच्च शिक्षा प्रदान करने के लिए उत्कृष्ट केंद्र जो है वो कहाँ पर स्थापित किया गया है। ये उत्कृष्ट केंद्र जो है वो स्थापित किया गया है कांडाघाट में, जो हमने पहले पढ़ा भी है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस सुनकर शायद आपको ध्यान आ जाए, तो ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहाँ पर होगा? ये कांडाघाट में है। देखो, दिव्यांगजनों को पेंशन भी सरकार जो है वो देती है। अब पेंशन जो है वो वेरी करती है 1150 से लेकर 1700 रुपए के बीच में। ये जो है वो पेंशन जो है वो दिव्यांगजनों को दी जाती है 1150 से 1700 रुपए के बीच में। तो ये पेंशन भी इनकी ध्यान रखनी है। अब ये वेरी किस तरह से करती है, क्या कैसे डिसाइड होगा कि किसको 1150 दिया जाएगा और किसको 1700 दिया जाएगा? देखिए, जो 40 से लेकर 69% तक जो है वो कोई डिसेबल है तो उसको जो है वो 1150 रुपया जो है वो दिया जाएगा। और अगर कोई इससे ज़्यादा डिसेबल है, यानी कि 70% से जो है वो ज़्यादा डिसेबल है, तो उसको जो है वो 1700 रुपया जो है वो पेंशन के रूप में दिया जाएगा। तो ये है स्पेशल डिसेबिलिटी रिलीफ अलाउंस। ये स्पेशल डिसेबिलिटी रिलीफ अलाउंस भी हो गया। यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारे पास क्या पूछा गया है? बोलते हैं, रिसेंटली हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट कोलैबोरेटेड विद विच टू डेवलप अ पीपल एम्पावरमेंट प्लेटफॉर्म। तो बोलते हैं कि हाल ही में हिमाचल प्रदेश सरकार ने पीपल एम्पावरमेंट प्लेटफॉर्म विकसित करने के लिए किसके साथ सहयोग किया है? तो अभी हाल फिलहाल में हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा जो है वो गूगल के साथ, ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा, गूगल के साथ जो है वो पीपल एम्पावरमेंट प्लेटफॉर्म विकसित करने के लिए जो है वो कोलैब किया है, कोलैबोरेशन जो है वो किया है। इससे होगा क्या, वो भी तो थोड़ा पता होना चाहिए। देखो, गवर्नमेंट का ये प्लान है कि हिमाचल प्रदेश में पीपल एम्पावरमेंट की जाए और ये प्लेटफॉर्म कौन विकसित करेगा? गूगल जो है वो विकसित करेगा। और डिपार्टमेंट कौन सा रहेगा हिमाचल का? इसमें लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट जो है वो इसमें रहेगा, जो गूगल की सहायता यानी कि गूगल को डाटा वगैरह यहाँ पर जो है वो देगा। अब होगा क्या? अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल ही यहाँ पर किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश में लोगों को रोजगार देने के लिए ये पीपल एम्पावरमेंट प्लेटफॉर्म जो है वो विकसित किया जाएगा। और इससे होगा क्या? इससे देखिए, हिमाचल प्रदेश में जैसे किसी को प्लम्बर की सहायता चाहिए, किसी को इलेक्ट्रिशियन की सहायता चाहिए, किसी को जो है वो कारपेंटर की सहायता चाहिए, तो प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन, कारपेंटर ऐसी सहायताएं जो हैं वो लोगों को इजीली मिल पाएंगी और यहाँ से युवाओं को रोजगार का साधन भी जो है वो मिलेगा। यहाँ पर एक और बात की गई थी मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन नंबर की। तो पता होना चाहिए कि मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन नंबर है क्या? 1100। ये मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन नंबर है। तो कई बार सिंपली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। वैसे तो ये क्वेश्चन बड़ा पुराना हो चुका है, मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन नंबर का
चलो फिर भी याद होना चाहिए। बहुत सारे एस्पिरेंट्स मेडिकल ऑफिसर की तैयारी कर रहे हैं, पेपर 1 की तैयारी कर रहे हैं अलग अलग के लिए, तो उनको ये जानकारी होनी चाहिए इस तरह से नंबरों की भी, अगर नहीं जानकारी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या बोलते हैं। बोलते हैं अंडर व्हाट नेम इज द मेज फ्लावर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द नेचुरल फार्मिंग इन हिमाचल प्रदेश बीइंग लॉन्च्ड इन द मार्केट। तो बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश में प्राकृतिक रूप से प्राकृतिक खेती से जो उत्पादित मक्की का आटा है उसको किस नाम से जो है बाजार में उतारा जा रहा है या फिर उतारा गया है। देखिए हिमाचल प्रदेश में जो प्राकृतिक खेती से उपजाया हुआ जो मक्की का आटा है उसको जो है वो ब्रांड नेम दिया गया है हिमभोग करके। हिमभोग ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। हिमभोग से जो है ये मक्की का आटा जो है वो लॉन्च किया गया है और आसानी से जो है वो लोग इसको खरीद सकते हैं। तो ये भी कहा गया था कि हिमाचल प्रदेश सरकार जो है वो गेहूं के लिए जो है वो 40 रुपये प्रति किलो, जो लास्ट टाइम हमने पढ़ा था, गेहूं के लिए 40 रुपये प्रति किलो और मक्की के लिए 30 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से जो है वो समर्थन मूल्य जो है वो दे रहा है। और हिमाचल प्रदेश में प्राकृतिक खेती का एक डाटा दिया गया था कि हिमाचल प्रदेश में 35,000 जो हेक्टेयर भूमि है उसके ऊपर जो है वो प्राकृतिक खेती की जा रही है और 1.98 लाख ये इतने किसान जो है वो प्राकृतिक खेती जो है वो कर रहे हैं। ये डाटा पूछा जाता है एग्जाम में, तो ये डाटा यहाँ से आपको ध्यान होना चाहिए। और ये जो गेहूं का और मक्की का हमने जो आपको समर्थन मूल्य बताया, अधिकतम समर्थन मूल्य बताया, वो भी आपने ध्यान रखना है कि कितना है। इसके अलावा क्या कोई और भी यहाँ पर जानकारी हो सकती है, तो यहाँ पर कुछ रिपीटेड डाटा ही दिया गया था, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक टैक्सी का डाटा दिया गया था। इलेक्ट्रॉनिक टैक्सी खरीदने के लिए 50% डिस्काउंट सरकार देती है, जो हम बहुत बार पहले ही रिवाइज कर चुके हैं और अब तक तो आपको ये चीज़ें याद भी हो गई होंगी। और इतना हिमभोग इस ब्रांड नेम से जो है वो मक्की के आटे के बारे में आपको पता चल गया, वो काफ़ी है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं बाय अमेंडिंग विच एक्ट इन हिमाचल प्रदेश डॉटर्स हैव बीन गिवन इक्वल राइट्स एज सन्स बाय कंसीडरिंग देम अ सेपरेट फैमिली यूनिट। तो बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश में किस अधिनियम में संशोधन करके बेटी को अलग पारिवारिक इकाई मानकर जो है वो बेटे के समान अधिकार जो है प्रदान किया गया है। हमारे पास देखो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी अलग अलग राइट आते हैं, जैसे कि राइट टू इक्वलिटी आता है, परंतु हिमाचल प्रदेश सरकार ने क्या किया है, बेटी को बेटे के समान जो है वो अधिकार देकर जो है वो एक एक्ट को जो है वो अमेंड किया है। और तो ये एक्ट है सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग एक्ट 1972। अब सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग एक्ट 1972 है, इसमें बेटियों को जो है वो पारिवारिक इकाई माना गया है और बेटों के समान अधिकार जो है वो दिया गया है। सिंपल सी बात, इतनी ध्यान रखनी है। परंतु ये जो सीलिंग ऑन द लैंड होल्डिंग एक्ट था, जो लैंड सीलिंग एक्ट 1972 का था, ये एक बार फिर से चर्चा में था। इससे पहले भी क्यों था, आपने सुना होगा कि जो राधा स्वामी सत्संग ब्यास भोटा में है, जहाँ पर वो एक चैरिटेबल हॉस्पिटल जो है वो चलाते हैं। अब उस हॉस्पिटल को लेकर कुछ खबर आई थी तो लोगों ने विरोध भी जो था वो किया था, परंतु अब ये लैंड सीलिंग एक्ट 1972 जो है ना, इसको फिर से अमेंड किया गया और इसको अमेंड करके जो है वो क्या किया गया, इसको अमेंड करके जो है जो धार्मिक कार्य कर रहे हैं, कुछ संस्थाएं ऐसी हैं जो धार्मिक कार्य कर रही हैं, उनको उनको भूमि ट्रांसफ़र की जाती है, उसमें एक बार छूट जो है वो दी गई है। तो ये ध्यान रखना है कि जो राधा स्वामी सत्संग ब्यास भोटा में एक चैरिटेबल हॉस्पिटल है, उसको जो है वो 30 एकड़ भूमि जो है वो हस्तांतरित जो है वो कर सकेंगे और वो चैरिटेबल हॉस्पिटल वहाँ पर चल रहा है, तो उसके लिए भी इस एक्ट में ही अमेंडमेंट जो है वो की गई है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, जो कि पहले बहुत बार पूछा जा चुका है, कि हिमाचल प्रदेश में जो है वो एक बिग, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, बिग लैंडेड एस्टेट एंड लैंड रिफॉर्म एक्ट है एक। ये एक्ट जो था वो कब पास किया गया था, तो ये एक्ट जो था वो पास किया गया था 1954 में। हिमाचल प्रदेश में बिग लैंडेड एस्टेट एंड लैंड रिफॉर्म एक्ट जो था वो कब पास किया गया था, 1954 में इस एक्ट को जो था वो पास किया गया था। और ये अस्तित्व में कब आया था, 26 जनवरी 1955 को जो था ये अस्तित्व में जो था वो आ गया था। तो ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, HPSSC के द्वारा भी पूछा गया है, राज्य चयन आयोग के द्वारा
तो अभी पेपर नहीं करवाया गया, परंतु HPSSC जब पेपर करवाता था उसने पूछा है, पब्लिक सर्विस कमीशन ने इस क्वेश्चन को जो है वो पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या पूछा गया। बोलते हैं अगले क्वेश्चन में, रिसेंटली द हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस्ड हाउ मैनी डेज ऑफ मैटरनिटी लीव टू दी होम गार्ड्स। तो होम गार्ड्स जो गृह रक्षक थे उनको जो है वो पहले मातृत्व अवकाश नहीं दिया जाता था, परंतु अभी हिमाचल प्रदेश सरकार ने गृह रक्षकों को भी जो है वो मातृत्व अवकाश देने की घोषणा जो है वो की है। तो होम गार्ड जो है उनको जो है वो कितने दिन की मैटरनिटी लीव देने की घोषणा जो है वो की गई है, उनको जो है वो 180 दिन की, वह ऑप्शन जो है वो डी सही आंसर हो जाएगा। 180 दिन का जो है वो मातृत्व अवकाश देने की जो है वो घोषणा की गई है। इससे पहले भी हमने देखा था कि एजुकेशन सेक्टर में जो मिड डे मील बनाती हैं लेडीज़, तो उनको भी जो है वो सरकार के द्वारा ये घोषणा की गई थी कि उनको भी जो है ये मैटरनिटी लीव जो है वो देंगे। पहले मैटरनिटी लीव जो है वो नहीं दी जाती थी, अब ये मैटरनिटी लीव इनको भी जो है वो दी जाएगी। अच्छा, हिमाचल प्रदेश में आपने और क्या ध्यान रखना है, सिंपल सा क्वेश्चन पूछ जाता है कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको कितने दिन की मैटरनिटी लीव जो है वो दी जाती है। तो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को 180 डेज़ की मैटरनिटी लीव यानी कि जो है वो लगभग 6 महीने की मान के चलिए आप, 6 मंथ की मैटरनिटी लीव जो है वो दी जाती है। और मैटरनिटी के अलावा एक पैटर्निटी लीव भी होती है। मैटरनिटी लीव तो माता को मिलेगी, परंतु पैटर्निटी लीव जो होती है वो पिता को मिलती है। और ये लीव कितने दिन की होती है, ये 15 डेज़ की लीव जो है वो होती है। तो ये जनरल क्वेश्चंस हैं आपके, जो कि ऐसे तो हिमाचल के एग्ज़ाम्स में नहीं पूछे जाते, परंतु कुछ एक स्पेसिफिक एग्ज़ाम होते हैं अकाउंट्स वगैरह के जिनमें ये पूछ ले जाते हैं। परंतु चलो, नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है आपको मैटरनिटी लीव का, पैटर्निटी लीव का, क्योंकि जब आप तैयारी कर रहे हैं तो डेफिनेटली जॉब भी आपकी लगेगी। और ये बेसिक कॉन्सेप्ट अगर पहले से पता हो तो आपका एक नॉलेज लेवल कितना है उसके बारे में भी पता चलता है। किताबी ज्ञान से हटकर भी ज्ञान होना ज़रूरी है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, परंतु उससे पहले अगर आप तैयारी कर रहे हैं पेपर 1 के लिए, आप तैयारी कर रहे हैं राज्य चयन आयोग के एग्ज़ाम्स के लिए, हाई कोर्ट के एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, ये हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन राज्य चयन आयोग के किसी भी अपकमिंग TGT JBT के एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो हमारी कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सीट्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं। इस टेस्ट सीट्स का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में जो है वो दिया गया है। अब टेस्ट सीट्स में होगा क्या, टेस्ट सीट्स में टॉपिक वाइज पहले तो हमने हिमाचल GK को कवर किया है, हर एक की वीडियो एक्सप्लेनेशन भी आपको जो है वो दी गई है। इसमें जो है वो आपको नेशनल इंटरनेशनल अफेयर के टेस्ट जो है वो दिए गए हैं, जिनका वीडियो एक्सप्लेनेशन भी जो है वो किया जा चुका है। HPGK के शायद 9 टेस्ट हो चुके हैं, नेशनल इंटरनेशनल अफेयर के 3 टेस्ट अभी तक हो चुके हैं, और हिंदी इंग्लिश के टेस्ट भी जो है वो इसमें रखे गए हैं, तो उनके ऊपर भी फोकस करना ज़रूरी है। साथ में ही अगर आप टाइमली ज्वाइन करते हैं तो एक तो स्लॉट 1 में डिस्काउंट को भी अवेल कर पाएंगे, और दूसरा पेपर से पहले जब तक एडवर्टीजमेंट आती है कोई, तब तक आप खुद का एक अच्छा रिवीजन कर पाएंगे, खुद को अच्छे से तैयार कर पाएंगे, और अपनी स्टडी को भी एक अच्छी शेप जो है वो दे पाएंगे। देखिए, जब तैयारी कर रहे हैं तो एक उम्मीद के साथ तैयारी कर रहे हैं, और कोशिश करते रहिए कि जो स्ट्रगल आपका चला है उसको आप यूनाइट होकर जो है उस स्ट्रगल को जो है वो करें, और उस स्ट्रगल के साथ साथ आपकी जो है वो पढ़ाई भी जो है वो कंटिन्यू रहनी चाहिए। तो अभी दोनों चीज़ें पैरेलल चलानी पड़ेंगी, क्योंकि बहुत सारे स्टेट्स में आपको यही हाल अब देखने को मिलेगा रोज़गार को लेकर। परंतु चलो, जब तैयारी कर रहे हैं तो उम्मीद के साथ ही तैयारी कर रहे हैं, और टेस्ट सीट्स का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में दिया गया है। क्वेश्चन देखिए अगला क्या बोलते हैं हाउ मच असिस्टेंस प्रोवाइडेड अंडर विडो रीमैरिज स्कीम इन हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश में विधवा पुनर्विवाह योजना चलाई गई है, जिसके बारे में पेपर 1 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, परंतु उस क्वेश्चन को स्क्रैप भी कर दिया गया था। स्क्रैप क्यों किया गया था मैं बताऊँगा आपको, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में जो विधवा पुनर्विवाह योजना है, इसके तहत इसके अंतर्गत जो सहायता राशि दी जाती है वो पहले दी जाती थी 65,000 दी जाती थी। तो ऑप्शन में 65,000 था, मैक्सिमम हमने 65,000 टिक कर दिया, परंतु ये क्वेश्चन स्क्रैप हो जाता है। स्क्रैप होने के पीछे का रीज़न ये था क्योंकि इस विडो रीमैरिज असिस्टेंस को बढ़ा दिया गया है, और 65,000 से बढ़ाकर इसको अब 2 लाख रुपया कर दिया है। तो 2 लाख इसका सही आंसर होना चाहिए था, ऑप्शन डी सही आंसर है। तो इसलिए ये स्क्रैप भी हो गया था क्वेश्चन, सभी को नंबर मिले होंगे, और 2 लाख रुपया अब इसके तहत दिया जाता है। आगे क्वेश्चन पूछा जाए तो स्क्रैप तो क्वेश्चन नहीं होगा, परंतु आपको नॉलेज इसके बारे में होना ज़रूरी है। इस तरह से हिमाचल प्रदेश में जो है वो और भी अलग अलग योजनाएं जो है वो चलाई गई हैं, जैसे कि इंदिरा गांधी बालिका सुरक्षा योजना जो है वो चलाई गई है। इसमें क्या है, इसमें एक बेटी के बाद अगर कोई परिवार जो है वो परिवार नियोजन अपनाता है तो उसको प्रोत्साहन राशि जो है वो दी जाती है। पहले वो 35,000 रुपया दिया जाता था, परंतु अब 2 लाख रुपया जो है वो कर दिया गया है। अगर कोई एक बेटी के बाद परिवार नियोजन को अपनाता है तो उसको 2 लाख रुपया दिया जाएगा। अगर कोई 2 बेटियों के बाद परिवार नियोजन को अपनाता है तो उसको 1 लाख रुपया जो है वो दिया जाएगा।
और यहाँ पर बात की गई थी इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना की। इस योजना में जो है वो विधवा, बेसहारा, तलाकशुदा महिलाएं, उनके दिव्यांगजन, कोई माता पिता हैं, बच्चे हैं जो मतलब एक तरह से डिसेबल हैं, उनको जो है वो यहाँ पर जो है वो असिस्ट किया जाता है। और 18 वर्ष की आयु तक या फिर 18 वर्ष की आयु से कम जो बच्चे हैं उनको शिक्षा यहाँ पर दी जाती है। स्वास्थ्य और पोषण संबंधी खर्चा यहाँ पर दिया जाता है और उनको जो है वो 1000 रुपया प्रति माह जो है वो दिया जाता है। तो ये डाटा दिया गया था। इसमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डाटा है वो क्या क्या है, एक तो आपका ये है जो विधवा पुनर्विवाह वाला डाटा मैंने आपको बताया। दूसरा इंदिरा गांधी बालिका सुरक्षा योजना का डाटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये भी, तो ये आपने ध्यान रखना है। बाकी हम आगे भी थोड़ा सा डाटा जो है वो अभी देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं हाउ मच कंपनसेशन इज गिवन फॉर द हाउसेज कंप्लीटली डैमेज्ड बाय डिजास्टर इन हिमाचल प्रदेश। तो बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश में आपदा से जो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त घर हैं उनको कितना मुआवजा जो है वो दिया जाता है। तो हिमाचल प्रदेश में जो आपदा से पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुके घर हैं उनको जो मुआवजा दिया जाता है वो 7 लाख रुपया जो है वो दिया जाता है। ऑप्शन डी सही आंसर है। ये क्यों चर्चा में आया, ये मुआवजा पहले 1.30 लाख दिया जाता था परंतु अब इसको बढ़ा दिया गया है और 7 लाख रुपया जो है वो कर दिया गया। ये विधानसभा में भी मुख्यमंत्री जी के द्वारा कहा गया और ये बात जो था वो गिरिराज पत्रिका में एक अलग से आर्टिकल में भी जो था वो आई थी। तो ये 7 लाख रुपया ज़रूरी है, इसको 25 गुना जो है वो बढ़ाया गया है। तो इसलिए जो है ये मुआवजा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कितना मुआवजा जो है वो क्षतिग्रस्त, जो आपदा में पूरी तरह से क्षतिग्रस्त घर हैं उनको कितना मुआवजा दिया जाता है। तो 7 लाख रुपए तक का मुआवजा जो है वो यहाँ पर देने की बात जो है वो सरकार कहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, यहाँ पर बोलते हैं इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश इज द फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन बेस्ड मोबिलिटी स्टेशन बीइंग एस्टेब्लिश्ड। तो बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश के किस जिले में पहला ग्रीन हाइड्रोजन आधारित मोबिलिटी स्टेशन स्थापित किया जा रहा है। तो हिमाचल प्रदेश का एक जिला है जहाँ पर पहला ग्रीन हाइड्रोजन आधारित मोबिलिटी स्टेशन जो है वो स्थापित किया जा रहा है। वो जिला कौन सा है, वो जिला है चंबा जिला। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अगर आपको ध्यान हो तो मैं एक क्वेश्चन आपको टेस्ट सीरीज का रिवाइज करवाता हूँ कि चंबा जिला जो है वो कितने डिस्ट्रिक्ट के साथ बाउंड्री शेयर करता है। ये सिर्फ और सिर्फ 2 डिस्ट्रिक्ट के साथ बाउंड्री शेयर करता है। ये हमने अभी लेटेस्ट ही जो है वो टेस्ट सीरीज में पढ़ा है तो मैं इसलिए रिवाइज करवा रहा हूँ। वहाँ का यहाँ रिवाइज हो जाता है, यहाँ का वहाँ रिवाइज हो जाता है, तो इस तरह से चीज़ें याद रहती हैं। चंबा एक लाहौल स्पीति के साथ बाउंड्री शेयर करता है, एक कांगड़ा के साथ बाउंड्री शेयर करता है। मैंने 2 ऐसे डिस्ट्रिक्ट बताए थे जो सिर्फ 2 डिस्ट्रिक्ट के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं। एक तो चंबा बताया था आपको, दूसरा यहाँ पर लास्ट में कोने में सिरमौर आपको बताया था। सिरमौर एक तो सोलन के साथ बाउंड्री शेयर करता है और एक तो शिमला के साथ बाउंड्री शेयर करता है। ध्यान हो तो ये बात मैंने कही थी, सिर्फ 2 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं तो जो 2 डिस्ट्रिक्ट्स के साथ ही बाउंड्री शेयर करते हैं, बाकी के डिस्ट्रिक्ट ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट्स के साथ बाउंड्री शेयर जो है वो करते हैं। तो चलिए ये क्वेश्चन भी हमने यहाँ पर डिस्कस जो है वो कर लिया और बोलते हैं कि पहला जो ग्रीन हाइड्रोजन आधारित मोबिलिटी स्टेशन है वो चंबा में स्थापित किया जाएगा। इसके अलावा अभी हिमाचल प्रदेश के द्वारा जो है वो 5 ग्रीन कॉरिडोर बनाने के लिए एक MOU पर भी जो है वो हस्ताक्षर किए गए हैं। तो कितने 5 ग्रीन कॉरिडोर बनाने के लिए जो है वो MOU पर जो है वो हस्ताक्षर किए गए हैं। और हिमाचल प्रदेश सरकार ने टारगेट रखा है कि 31 मार्च 2026 तक 31 मार्च 2026 तक क्या किया जाएगा, हिमाचल प्रदेश को जो है वो ग्रीन एनर्जी स्टेट जो है वो बनाया जाएगा। ये सरकार ने जो है वो टारगेट भी रखा है। ग्रीन एनर्जी स्टेट हम हिमाचल को बताएंगे और कब तक बनाएंगे, वो 2026 तक, 31 मार्च, ये ज़रूरी है 31 मार्च 2026 तक जो है वो बनाएंगे। अभी हम कुछ 1 लाइनर क्वेश्चन भी जो है वो यहाँ पर देखेंगे, इंपॉर्टेंट वन। बोलते हैं हिमाचल प्रदेश के किस जिले में 32 मेगावाट सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित की गई है। तो हिमाचल प्रदेश में ये सबसे ज़्यादा कैपेसिटी की एक 32 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना है। ये ऊना जिले के पेखूवेला में ये जो है वो यहाँ पर स्थापित की गई है। ये क्वेश्चन भी पेपर 1 का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पेखूवेला योजना कहाँ पर है। पेखूवेला सौर परियोजना कितने मेगावाट की है, 32 मेगावाट की। पेखूवेला सौर परियोजना कहाँ पर स्थित है, ऊना जिले में स्थित है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं सरकारी स्कूल के बच्चों को पौष्टिक भोजन उपलब्ध करवाने के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा कौन सी योजना आरंभ की गई है। ध्यान हो तो गिरिराज पत्रिका में 2-3 एडिशन पहले हम पढ़ चुके हैं मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना की। ये योजना जो है वो सरकार के द्वारा आरंभ की गई है। आगे बोलते हैं किस विभूति के जन्म दिवस को भारत में राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस जो है वो मनाया जाता है, जिसको नेशनल स्टैटिक्स डे भी कहते हैं। ये नेशनल स्टैटिकल डे जो है वो कब मनाया जाता है और किसकी जन्म दिवस पर मनाया जाता है, पता हो तो आपको ध्यान होना चाहिए। 29 जून को ये मनाया जाता है और
पीसी मेहलोनोबिस थे। पीसी मेहलोनोबिस थे जिनके जन्म को यहाँ पर याद किया जाता है और जन्म दिवस को याद किया जाता है, मनाया जाता है। और ये नेशनल स्टैटिकल डे यानी कि सांख्यिकी दिवस जो है वो इसके रूप में मनाया जाता है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी हमने नेशनल मैथमेटिक्स डे भी जो था वो पढ़ा था उत्तीर्ण सीरीज के पार्ट 8 में। ये जो नेशनल मैथमेटिक्स डे हमने पढ़ा था, ये हमने क्या पढ़ा था कि क्यों मनाया जाता है और किसकी जयंती पर जो है, किसके जन्म दिवस पर जो है ये याद किया जाता है। तो ये हमने पढ़ा था कि नेशनल मैथमेटिक्स डे जो है वो दिसंबर महीने में मनाया जाता है और दिसंबर महीने में जो है ये 22 दिसंबर को जो है वो मनाया जाता है। 22 दिसंबर को यहाँ पर याद किया जाता है श्रीनिवासन रामानुजन जी को। इंडियन मैथमेटिशियन थे ये एक, उनको जो है वो यहाँ पर याद किया जाता है। अभी कमेंट करके मुझे बता दो कि वर्ल्ड लेवल पर मैथ डे जो है वो कब मनाया जाता है। वर्ल्ड लेवल पर मैथ डे जो है वो कब मनाया जाता है वो आप कमेंट करके बता दो। पिछले कल मैंने बताया था वहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं भारतीय संविधान की किस अनुसूची में राज्यसभा में सीटों के आवंटन का उल्लेख है। तो राज्यसभा में सीटों का आवंटन होता है, उसका उल्लेख कहाँ पर किया गया है? उसका उल्लेख चौथी अनुसूची में किया गया है। ये 4th शेड्यूल आता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। ये 4th शेड्यूल आता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। और आर्टिकल कौन कौन से आते हैं इसमें? एक आर्टिकल नंबर 4 आता है, एक आर्टिकल नंबर 80 आता है। ये 2 आर्टिकल भी ज़रूरी हैं क्योंकि शेड्यूल वाले क्वेश्चन तो अब पुराने हो चुके हैं। अब आर्टिकल वाले क्वेश्चन जो हैं वो लेटेस्ट हैं, तो इन क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। अरे आर्टिकल तो पुराने ही हैं परंतु ये क्वेश्चन पूछे कम गए हैं आर्टिकल वाले, तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाने की पूरी संभावना है। आगे बोलते हैं तुमलपल्ले यूरेनियम खदान भारत के किस राज्य में है। एक तो क्वेश्चन ये बनता है कि तुमलपल्ले ये जो और है, ये जो माइनिंग साइट है ये किसके लिए इम्पोर्टेंट है? तो ये यूरेनियम के लिए जो है वो इम्पोर्टेंट है। यूरेनियम के लिए इम्पोर्टेंट है और ये कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश के कडप्पा जिले में जो है ये है। आंध्र प्रदेश के कडप्पा जिले में है। चलो ठीक है, ये भी हो गया। परंतु यहाँ से एक और बात ध्यान रखनी ज़रूरी है, वो है यूरेनियम के बारे में। यूरेनियम की ओर कौन सी है? तो यूरेनियम की ओर का नाम पूछा जा सकता है, वो है पिच ब्लेंड। ये आपने ध्यान रखना है। PITCH पिच ब्लेंड इसका नाम है। पिच ब्लेंड यूरेनियम की ओर भी पता चल गई। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं 2024 में भौतिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया है। तो बोलते हैं कि नोबेल प्राइज जो है वो फिजिक्स में किसको मिला है 2024 का। तो ये भी हम उत्तीर्ण सीरीज में पहले ही पढ़ चुके हैं, परंतु चलो अभी जो है वो आपका रिवाइज हो जाएगा। 2024 का नोबेल प्राइज फिजिक्स में दिया गया है 2 व्यक्तियों को, एक है जॉन हॉपफील्ड और एक है जेफरी हिंटन। तो जॉन हॉपफील्ड और जेफरी हिंटन का नाम जो है वो आपने ध्यान रखना है। इनको किस फील्ड में दिया गया है? इनको फिजिक्स में जो है ये दिया गया है। अगले क्वेश्चन में बोला गया है हाल ही में ब्रिक्स का 16वां शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है। ये भी हम उत्तीर्ण सीरीज में पढ़ चुके हैं। ये रूस के कजान में जो है वो किया गया है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं हाल ही में संपन्न श्रीलंका के चुनावों में किसे राष्ट्रपति चुना गया है। ये भी उत्तीर्ण सीरीज में हम पढ़ चुके हैं। ये अनुरा कुमार दिसानायके को जो है वो चुना गया है। अनुराग कुमार दिसानायके का नाम आपने ध्यान रखना। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं अक्टूबर 2024 में सार्वजनिक क्षेत्र की किस कंपनी को महारत्न कंपनी का स्टेटस दिया गया है। अब कुछ कंपनियां हमारे पास नवरत्न की श्रेणी में आती हैं, कुछ महारत्न की श्रेणी में आती हैं। अब महारत्न का स्टेटस दिया गया था एक कंपनी को अक्टूबर 2024 में, वो था हॉल यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। ये हॉल आपने ध्यान रखना है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है जिसको ये महारत्ना स्टेटस जो है वो लेटेस्ट अक्टूबर 2024 में दिया गया है। आगे बोलते हैं भारत का जो राष्ट्रीय वृक्ष है वो क्या है। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष जो है वो बरगद का पेड़ है। बरगद का पेड़ आपने ध्यान रखना है, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है ये। क्वेश्चन देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है। बोलते हैं श्री यशपाल वॉज रिवॉल्यूशनरी हु बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग विलेज। तो बोलते हैं श्री यशपाल एक क्रांतिकारी थे, ये निम्नलिखित में से किस गांव से जो था वो संबंध रखते थे। तो हिमाचल प्रदेश के ये किस विलेज से संबंध रखते थे वो आप कमेंट करके बताएंगे, क्योंकि लास्ट एडिशन में हम इसको डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक हमें फॉलो नहीं किया है टेलीग्राम पर तो अपने टेलीग्राम से सर्च करना @allexam31। इस तरह से आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। टेलीग्राम पर हमें ज्वाइन कर लीजिए अगर अभी तक नहीं किया है। आने वाले एग्जाम से रिलेटेड कोई भी अपडेट होगी, चाहे वो कोई एग्जाम का रिजल्ट हो, कोई एग्जाम की नोटिफिकेशन हो, कुछ भी हो, वो सब आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिया जाता है ताकि आपको एग्जाम में हेल्प मिल सके। तो टेलीग्राम पर ही हमें ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम पर आपको व्हाट्सएप का लिंक भी मिल जाएगा। दैट्स ऑल। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।